हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर DSSS TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। और अभी अभी आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में एस्टेट का पेपर भी आने वाला है, TGT PGT, जिसकी तैयारी जो बच्चे हम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये मेरे पास DSSS PGT हिंदी का सिलेबस है और PGT हिंदी के सिलेबस की मैंने पूरा एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर बता रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख ले। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की हमारी है क्लास नंबर 19 या 20 है, मैं थंबनेल पर डाल दूंगी, शायद 20 है। तो अभी तक 20 क्लासेस हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद। और आगे के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, यहाँ तक जो है अधिकतर मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। तो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी देख लें। तो भवानी प्रसाद जी से भी कई बार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर हिंदी व्याकरण है। अगर आप हमसे हिंदी व्याकरण का भी आप चाहते हैं कि मैम वीडियो डाल लें, तो पदबंध वाला टॉपिक मैंने करवा रखा है। और आप चाहते हैं कि और इसी प्रकार से आपको संधि भी मैंने करवा रखी है, ये सारा मैंने डिटेल से उस सिलेबस वाली वीडियो में बता रखा है। तो फिर भी एक बार आप कमेंट करके कह सकते हैं कि मैम एक बार सारा ग्रामर करवा दें, तो मैं फटाफट सारा ग्रामर प्रैक्टिस सहित आपको करवा दूंगी। लेकिन मैं तभी करवाऊंगी जब आप कमेंट करके बताएंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। तो शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा। अब देखना, आपसे जो इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो जो कहानीकार उदय प्रकाश है, उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा, लेकिन खुद को गांधी का बेटा कहा है। देखना ध्यान से इस प्रश्न को। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को तो कविता का गांधी कहा और उन्होंने खुद को क्या कहा? गांधी का बेटा। यानी कि उदय प्रकाश ने खुद को गांधी का बेटा कहा और भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा। ये बात आपको ध्यान रखना है दोनों। अब सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह पढ़ेंगे और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है इनके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इनकी महत्वपूर्ण कविता है वो है गीत फरोश। और गीत फरोश के अक्सर एस्टेट में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पंक्तियां भी देकर पूछी जाती हैं। और बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो शुरू करते हैं इनकी रचनाएं, और रचनाएं याद करवाने की गारंटी मेरी है ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, एक बार इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। लगभग 18-19 इनकी रचनाएं हैं और 18 इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। रचनाएं मीन्स काव्य संग्रह हैं और एक जो काव्य संग्रह है उसके अंतर्गत बहुत सारी कविताओं का संकलन किया गया है। तो सबसे पहला काव्य संग्रह है गीत फरोश, जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले एक तो काव्य संग्रह, सबसे पहला ही काव्य संग्रह पूछते हैं। तो सबसे पहला जो काव्य संग्रह है वो गीत फरोश है, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। और जो सबसे लास्ट का काव्य संग्रह है वो है कालजयी, और कालजयी भी खूब पेपर में पूछी जाती है यहाँ से भी। तो ये जो इनका काव्य संग्रह है 1980 में प्रकाशित हुआ, इसे खंड काव्य भी कहा जाता है। तो एक तो आपको सबसे पहला याद रखना है और दूसरा लास्ट वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहला काव्य संग्रह और अंतिम काव्य संग्रह कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला काव्य संग्रह है गीत फरोश। उसके बाद गीत फरोश मतलब आपको एक ऐसी कविताएं, ऐसे ट्रिक हम बनाएंगे यहाँ से जैसे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। अगर देखो गीत फरोश यानी कि हम गीत गाएंगे, तो जो हमारा दुख है भवानी प्रसाद मिश्र। अब यहीं से सबसे पहले कवि के नाम को आप जरूर जोड़कर चले जब आप ट्रिक बनाएं, तो ताकि नहीं तो फिर आपको ट्रिक को भी याद करने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो भवानी प्रसाद यानी कि जो भवानी माता है वो क्यों खुश रहती है? क्योंकि वो गीत गाती है, भवानी माता के गीत गाती है। और चकित है दुख, तो दुख भी उससे परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। अंधेरी कविताएं, अंधेरे में भी कविताएं गाती हैं। तो कैसे याद रखोगे? जो भवानी माता है
या जो भवानी प्रसाद है, आप ऐसे याद रखें, जो भवानी प्रसाद है वो गीत गाता रहता है, इसलिए दुख भी चकित है, और वो अंधेरे में भी कविताएं गाता है। तो जो आदमी गीत गाता है, खुश रहता है, तो दुख उसके दाएं बाएं भी नहीं आता है। इस प्रकार से ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। नंबर 1 भवानी प्रसाद का क्या आ जाएगा, गीत फरोश, वो गीत गाता है इसलिए चकित है, दुख भी चकित है। अंधेरी कविताएं, अंधेरे में भी कविताएं गाता है। गांधी पंचशती, ठीक है, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ये तीनों इनकी व्यक्तिगत रचनाएं हैं। कैसे याद रखोगे, भवानी प्रसाद मिश्र की पहली जो रचना है वो गीत फरोश है, गीत गाता है, इसलिए दुख भी चकित है, चकित है दुख, ठीक है। अंधेरे में भी कविताएं गाता है, तो ये गीत गाता है, तीनों कविताएं और गीत एक जैसी बात होगी, ये गाते हैं इसलिए दुख भी उनसे चकित है, हैरान है। उसके बाद हमें करना है गांधी पंचशती और बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, ये तीनों रचनाएं उनकी व्यक्तिगत रचनाएं हैं और उनके अंतर्मन में अनाम ही आ जाते हैं। अनाम तुम आते हो, यानी कि जब वो गीत गाते हैं तो दुख उनसे चकित हो जाता है। अंधेरे में भी कविताएं गाते हैं तो उनका मन जो है कविताओं में ही लीन रहता है। और बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख और गांधी पंचशती, ये उनकी व्यक्तिगत रचनाएं उनके अंतर्मन में अनाम ही आ जाते हैं, मतलब वैसे ही आ जाती हैं और ये रचनाएं कर डालता है। कौन, भवानी प्रसाद मिश्र। किस किस पर रचनाएं कर डालता है, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, और ये व्यक्तिगत इनकी रचनाएं हैं और उनके अंतर्गत यानी कि उनके मन के अंतर्गत अनाम, मतलब बिना नाम के इन कविताओं का उद्घाटन हो जाता है और ये व्यक्तिगत रूप से कविताएं लिख देते हैं। तो मेरी यही ट्रिक होती है कि मैं उसी कवि से जोड़ूं। अब आपको ध्यान रखना है कि भवानी मतलब भगवान या माता, माता भवानी क्या करती है, गीत गाती है, इसलिए दुख भी चकित है। अंधेरे में कविताएं गाती हैं और अंधेरे में इस तरह से कविताएं गाते गाते व्यक्तिगत रूप से 3 कविताओं की रचना कर देती है। कौन सी, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, इन तीनों के व्यक्तिगत रूप से उसके अंतर्मन में आ जाती हैं तीनों कविताएं। अनाम तुम आते हो, मतलब ये तीनों कविताएं अनाम आ जाती हैं और कविताएं लिखने के बाद ये इसको इसका नाम दे देता है, भवानी प्रसाद। ये मेरी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद क्या है, जब अनाम इतनी सारी रचनाएं जब लिख देता है कवि, तो उसके कुछ जिंदगी में जो है परिवर्तन जिए, वो परिवर्तन के साथ अपनी जिंदगी जीता है। इदम न मम त्रिकाल संध्या, मतलब इदम न मम, तो ये संस्कृत का है, संस्कृत का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो परिवर्तन आते हैं इदम न मम, ठीक है, न इधर न उधर, ऐसे याद कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या, तीनों कालों की संध्या। शरीर, कविता, फसलें और फूल, शरीर, कविता, फसलें और फूल। फिर देखो आप इसी से जोड़ें कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है गीत गाता है, फिर दुख भी चकित हो जाता है, अंधेरे में कविताएं गाता है, फिर क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से उसके अंतर मन में अनाम रूप से 3 कविताओं की रचना करता है। कौन कौन से, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, ये आपको याद हो गए होंगे। जब इन सारी कविताओं की रचनाएं करता है तो उसके जिंदगी में कुछ परिवर्तन आता है। इदम न मम, इधर उधर कुछ परिवर्तन आते हैं, ठीक है, परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आने के बाद फिर से वो कविताएं लिखने लग जाता है तीनों संध्याओं में, ठीक है। किस किस पर कविताएं लिखता है, शरीर, कविता, फसलें और फूल, यानी कि उसका शरीर, कविता, फसलें और फूल, ठीक है। मानसरोवर के दिन, संप्रति, नीली रेखा तक और तूस की आग और कालजयी। अब कालजयी लास्ट में काल पर विजय गीत गाने से शुरू करता है और काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। और फिर ये तो आपको सारी बहुत ही अच्छे से याद होगी। तो फिर परिवर्तन होता है, इदम न मम, न इधर न उधर, सारा परिवर्तन हो जाता है। तीनों त्रिकाल संध्या, 3 काल तक की संध्या तक वो फिर से कविताएं करता है। और कविताएं किस किस पर करता है, एक तो मानसरोवर के दिन, मानसरोवर दिन, फिर शरीर, कविता और फसलें और फूल, ठीक है, संप्रति, नीली रेखा तक और तूस की आग, इन पर ये फिर से रचनाएं करता है परिवर्तन होने के बाद। तो ये कुछ रचनाएं थी भवानी प्रसाद मिश्र की, और ये जो थी इधर वाली सारी, ये सारी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ से परिवर्तन जिए और इदम न मम, ये इम्पोर्टेंट है, और कालजयी, मानसरोवर के दिन, ये जो रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये काव्य संग्रह इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से प्रश्न बनता है। और ये तो मैंने आपको सारे काव्य संग्रह बताए थे। काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। अब टीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में सहजता का कवि किसे कहा जाता है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। अब अभी हमने काव्य संग्रह पढ़े थे, अगर आप ढूंढेंगे आपके अधिकतर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा कि ये कविताएं हैं या काव्य संग्रह हैं। तो ये जो मैंने आपको 18 बताए हैं ये काव्य संग्रह हैं। अब इनकी प्रसिद्ध कविताएं कई बार व्यक्तिगत तौर पर पूछ लेते हैं, पर एक सेपरेट प्रश्न देकर कि ये प्रसिद्ध कविता किसकी है। तो कविताओं का भी आपको ध्यान रखना है। कमल के फूल, वाणी की दीनता, सतपुड़ा के जंगल। देखो जब हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में तो सतपुड़ा के जंगल, ये हमारे हिंदी के सिलेबस में कविता थी, सतपुड़ा के जंगल। तो सबसे भवानी प्रसाद मिश्र की जो चर्चित कविताएं हैं उनको एक बार फिर से याद करेंगे। कौन सी? भवानी प्रसाद, भाई भवानी प्रसाद, भवानी माता पर हम क्या चढ़ाते हैं? कमल के फूल। कहाँ से लाते हैं? सतपुड़ा के जंगल से। जब हम, ठीक है, कमल के फूल चढ़ाते हैं, सतपुड़ा के जंगल से लाते हैं। और वाणी की दीनता, भाई वाणी में दीन भाव भरकर हम कमल के फूल माता को समर्पित करते हैं। फिर ठीक है, टूटने का सुख, फिर हम जब टूटे हुए होते हैं, देख अक्सर आदमी दुख में होता है तभी फूल चढ़ाता है, तभी उसकी वाणी में दीनता आती है, दुख आती है, व्यथा आती है, तो वो टूटने का सुख, फिर उसे टूटने का सुख मिलता है फूल चढ़ाने के बाद। फिर वो मन से गीत गाता है, गीत फरोश। ये इनकी प्रसिद्ध कविता भी है जिसके नाम पर इन्होंने अपने काव्य संग्रह का नाम रखा है। तो एक बार फिर से देखेंगे। कमल के फूल लाए, कहाँ से लाए? सतपुड़ा के जंगल से लाए। दीन वाणी से, वाणी की दीनता से, फिर टूटने का सुख और गीत फरोश। ये इनकी 5 कविताएं, पांचों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, और फिर ये नरेश मेहता की हैं, ये भी आप देख लें थोड़ा सा यहाँ से। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। वैसे मुख्य रूप से हमने यहाँ पर भवानी प्रसाद जी की पढ़ी हैं। तो नरेश मेहता का भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? वन पांखे सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या और उत्सवा। क्या कह रहा है कि वन पांखे सुनो, हे वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत है, मैं पूरा चेत में हूँ, तुम उत्सव मनाओ, मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। ये बात कौन कहता है? नरेश मेहता कहता है। और मैंने कैसे याद रखा था? एक नरेश नाम का लड़का हमारी पड़ोस में ही था, वो शराब वगैरह पीता रहता था और अब तो एक्सपायर भी हो लिया। तो फिर मैंने इसकी ट्रिक बना रखी थी। वो कहता है वन पांखे सुनो, बोलने दो चीड़ को, जो कुछ कहता है उसे बोलने दो, मेरा तो समर्पित एकांत। वो अपने एकांत में शराब पीता रहता था, ना उसे कोई चिंता थी और अपने मन ही मन में अपना उत्सव मनाता रहता था। तो ये मैंने ट्रिक बना रखी थी और कभी मेरी कविताएं आज तक गलत नहीं हुई। फिर क्या है? इनका एक प्रबंध काव्य है जहाँ से अक्सर पेपर पूछा जाता है। 2 इम्पोर्टेंट प्रबंध काव्य हैं, एक तो संशय की एक रात और एक महाप्रस्थान। ठीक है, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया। और प्रबाद पर्व और शबरी, तो ये है। ठीक है, अब संशय की एक रात, ये ध्यान रखना है कि ये कविता किस प्रकार की है, तो प्रबंध काव्य है। और महाप्रस्थान भी प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबाद पर्व और सबरी, ये इनके 4 प्रबंध काव्य हैं और 5 इनकी कविताएं हैं। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, एक समय देवता शीर्षक नाम से इनकी एक कविता है जो काफ़ी लंबी कविता है और जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो ये था आज के इस वीडियो लेक्चर में। इम्पोर्टेंट रूप से हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में आज पढ़ा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो आपको एग्ज़ाम तक मिलती रहें तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।